हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज बहुत खास मेहमान पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं। हमने पॉडकास्ट किया रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर का। उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि अभी का उत्तर प्रदेश और पहले का उत्तर प्रदेश किस तरह से अलग था। ये बताया है उन्होंने कि अलग अलग समय पर रही अलग अलग सरकारें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या मौजूदा बीजेपी सरकार, उसमें लॉ एंड ऑर्डर में क्या तब्दीली आई, क्या फर्क आया, माफियाओं में कब खौफ था और माफियाओं के दिल से कब खौफ निकल गया। खास करके ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि माफियाओं की करनी तो आपने बहुत देखी है, लेकिन वो बने माफिया कैसे, राजनीतिक संरक्षण उन्हें कैसे मिला, ये सारी बातें आप समझ पाएंगे। पार्ट 1 आपके सामने हम रख रहे हैं, पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। लेकिन एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही ये चैनल हमने बनाया है। आपने कहा लंबे पॉडकास्ट आपके होते हैं, तो जरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमारे सामने आ जाए तो फिर उसमें क्या बुराई है। हमने कहा लीजिए जी, ले आते हैं आपके सामने। फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और चलिए अब सीधा आपको मिलवाते हैं विक्रम सिंह सर से। पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश 2025 का जब हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है। पहले सार्वजनिक मंच पे जाके मुख्यमंत्री अगर अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, वो फोटो आज भी एक बदनुमा धब्बा है यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर। अतीक ने किया कि एक कांस्टेबल शायद सम्मन लेके गया था, तो उसको जैसे ब्लेड से, कभी मटन शॉप पे अगर आपने देखा होगा, जैसे बकरा टंगा रहता है और पानी रिस्क रिस्क के गिरता रहता है कारकेस से, वही हाल उसका किया। अस्तुरे से खुरच खुरच करके उसकी खाल उतार करके लोथड़ा फेंक दिया चौराहे पे। एक वो दिन था। आज का दिन जो आपने कहा है, ये 3 शब्द मैंने न पहले सुने, और ये संगीत है समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। तो सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 3 शब्द मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिल भी गए। शायद महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी। मायावती की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है। मायावती की सरकार जाते ही एक खास तबके के लोगों को छूट मिल जाती है। क्या वो होता था वाकई? बिल्कुल होता था। ये एक कटु सत्य है, ये ऐसा होता था। बुलडोजर अगर मायावती के समय से चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर क्यों कहा गया? वो बाबा बुलडोजर कैसे बन गए? आज बुलडोजर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ा कारगर है। बुलडोजर पहली बार यूपी में अतीक के घर पे और अशरफ के घर पे मैंने चलवाया था जब मैं डीजीपी हुआ था। तो शाइस्ता परवीन जो इनकी बेगम थी अतीक की, तो उन्होंने टाइम लिया मिलने के लिए। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। वो अपने बेटे को लेके आए थे, इसी असद को लेकर के आए थे। तब बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था, इतना बड़ा। शाइस्ता ने कहा कि तो मैं बेवा नहीं बनना चाहती। और जब कभी भीड़ वगैरह में जाता था, लोग कहते थे कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, कमीज फाड़ करके देखो चलाओ कितनी गोली है। हम लोग कहते थे मान्यवर नेताजी, कमीज वगैरह न फाड़ो, ये 303 की सॉलिड बुलेट है, ये तुम्हारी बनियान चड्डी छेदती चली जाएगी, 10 लोगों को छेद के चली जाएगी। 1 या 2 बार जब आपने घुमा करके मैंने दरोगा जी को मारा एक कस के, तो दरोगा जी का एक दांत बाहर आ गया, मुंह से खून निकलने लगा। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ का राज नहीं होता तो क्या जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, वो क्या हो पाता? जब मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते दिखाई दिए, और फिर हमने वो समय भी देखा कि जब अतीक मंच पर चढ़कर अखिलेश को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश ने हाथ हटा दिया उनका अपने कंधे से। अखिलेश यादव जी ऐसा एनकाउंटर एक खास वर्ग के लोगों पर हो रहा है, ये कहते मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को सुना है, दहशत में देखा है एक खास धर्म के लोगों को। जिसने ये नैरेटिव दिया उसने जिंदगी में एनकाउंटर देखा नहीं, फिल्में और ओटीटी ज्यादा देखी है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बड़ा खास है आज का पॉडकास्ट, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि मौजूदा उत्तर प्रदेश और पहले के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क था। मतलब योगी सरकार 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले
अतीक अहमद के अड्डों पर पहला बुलडोजर चलाने वाले, सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले और अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर। गौर से सुनिएगा उनकी बातों को, क्योंकि वो किस्सा उन्होंने बताया है जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को लेकर गिड़गिड़ाते हुए उनके पास आई थी। बताया है उन्होंने कि किस तरह से एक बड़े नेता के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया था माफिया के संरक्षण का। यह कहा गया था इस माफिया को कुछ होना नहीं चाहिए। कानपुर दंगों का जिक्र उन्होंने किया है और यह बताया कि कानपुर दंगों के वक्त कैसे एक मंत्री द्वारा उनको कहा गया था कि मेरे इलाके में ये जो पुलिस वाले हैं वो क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, ये सख्ती क्यों दिखाई जा रही है। आप समझ पाएंगे कि बिना राजनीतिक संरक्षण के माफिया का पनपना बड़ा मुश्किल है और पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने तारीफ की है, उनके शासनकाल की तो उन्होंने तारीफ की है, लेकिन अखिलेश यादव की भी तारीफ की है। ये बताया है उन्होंने कि कैसे उनके पिता मुलायम सिंह यादव का शासनकाल और कैसे अखिलेश यादव के शासन में जमीन आसमान का फर्क रहा और बदलाव की बयार उत्तर प्रदेश में कितना पहले से चलनी शुरू हो गई। और खास करके ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि पुलिस वाले कितनी मेहनत से काम करते हैं और कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना हमारे ऑफिसर्स को करना पड़ता है, वो बखूबी आप समझ पाएंगे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में बड़ा माफिया कौन था, ये भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब देर नहीं करती हूँ, सीधा हम देते हैं बोर्डिंग पास, करते हैं स्वागत। पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विक्रम सिंह सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एसकेटी पर। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हम नोएडा में बैठे हुए हैं, 2025 में हम बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आपने दशकों पहले देखा हुआ है क्योंकि आप सेवारत थे। मैंने दशकों पहले देखा हुआ है क्योंकि वहीं मैं पली बढ़ी हूँ, पैदा हुई हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश 2025 का जब हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है? उत्तर प्रदेश सदैव दिव्यतम प्रदेश रहा है भारत का और हृदय प्रदेश हम इसीलिए कहते थे। कुछ समय पे, जैसे हम कहते हैं बहुत पहले की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके बाद उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश के कई रूप में देखा गया और उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें, केवल सिर्फ प्रयागराज पे आ जाएं और आपके मायके पर अगर हम आ जाएं तो जितने पद्मश्री पद्म विभूषण बनारस की गली गली में मिलेंगे आपको, भारत रत्न मिलेंगे, उतने शायद कहीं और ढूंढना मुश्किल है। आ जाइए प्रयागराज के ऊपर, अगर आप साहित्यकारों की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें, तो आप ये देखिएगा महादेवी वर्मा, आप उपेंद्र नाथ अश्क, हरिवंश राय बच्चन, और मैं कितने नाम और गिनाना शुरू कर दूं। मालूम पड़ा कि हर जगह चप्पे चप्पे पर लगता है कि माँ सरस्वती का हस्ताक्षर है। उसके बाद वही जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। उसके बाद मालूम पड़ा गली गली में अतीक, मुख्तार, ये फलाने भाई, ये भाई, और राजू भटनागर, राजवीर रमाला, मदन भैया, डीपी यादव, वो भी एक दौर आया। उत्तर प्रदेश बड़ा सभ्य प्रदेश हमेशा से रहा है, बड़ा उदार प्रदेश रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र ने एक तरीके से, जब एक बीच में आप आ जाइए 1980 में, मैंने जो आपको बातें बताई थी 1975 तक, आ जाइए 1985 पर। 1985 में ऐसा गठजोड़, अनहोली अलायंस बना कि ये जितने भी बाहुबली थे, जितने भी अपराधी जिनके जूते की नोक पे रखना चाहिए था और इनको ऐसे बुझाना चाहिए था जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है, पैर के नीचे रख के रौंद देना चाहिए था। और मैं एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा उसको लेकर के। वो बाहुबली न हो गए, वो युवा हृदय सम्राट। और आज भी कुछ लोग को मन में गलतफहमी है, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। कितनों का खून पिया इन्होंने, कितनों को बेवा बनाया है, यतीम बनाया है, इसका कोई ख्याल आपको नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि ये है। मैं बताता हूँ, मैं एक महानगर में एसएसपी था और लखनऊ में शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा वेटिंग रूम में, ये बात में भी आपको सन जानना ज़रूरी है, सन जानना ज़रूरी है, ये मैं आपको बात बता दूँ, वही मिड 80s का, ज़्यादा मैं खुलासा नहीं करूँगा। जब मैं पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी, जैसे आपका वेटिंग रूम होता है, जो बड़ा ड्राइंग रूम होता है, वहाँ से निकल के भागा। तो मैंने ये कहा, अरे अरे आप क्यों भाग रहे हैं, तशरीफ़ रखिए, आप भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं,
जैसे मैं हूँ वैसे आप भी तशरीफ़ रखिए। ये वहाँ के थे जहाँ मैं नियुक्त था हिस्ट्री शीटर, वहाँ के 18 केसेस का वांटेड अभियुक्त, और उन तमाम चीज़ों में वो मुलव्विस था जिसमें कि कम से कम आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा थी। उसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व का आगमन होता है और वो फरमाते हैं, नमस्कार, और आपने तो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था के अच्छे नियंत्रण में, और हमें गर्व है कि आप ऐसे अधिकारी हैं। मैं सब सुनता रहा क्योंकि मैं कह तो नहीं सकता था। मैंने डायरी कलम ले करके हम लोग जाते थे, किसी भी वरिष्ठ के यहाँ जाएँ तो डायरी कलम के बिना ऐसे नहीं हाथ हिलाते चले जाएँ जैसे कहते कि अब चाय आएगी या कॉफ़ी आएगी। तो डायरी खुली थी, कलम थी। जब मैंने सुन लिया, सर आपकी बड़ी कृपा है कि आपने इस योग्य समझा, और मेरे लिए तो यहाँ का आगमन ही अपने में एक तीर्थ यात्रा है, आदेश दें। उनके ये कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, और इनको कुछ परेशानियां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी पूरी सहायता करेंगे। बुलाऊं, तब तक वो भाग चुके थे। उनके सर मैं उनके दर्शन कर चुका हूं, इनका नाम ये है, 18 केस में वांछित हैं, इनका हिस्ट्री शीट नंबर ये है, और आज भी ये एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड हैं, पलायित अपराधी हैं। मेरा निवेदन ये है सर कि अब मेरा मार्गदर्शन करें कि क्या मैं इनको यहीं गिरफ्तार करा लूं या फिर प्रतीक्षा करूं कि जब ये परिसर से प्रस्थान करें तब। विक्रम सिंह जी, मुझे बड़ी आपसे अपेक्षाएं हैं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हर चीज़ में कोई ऐसा वाइट ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। आप परिपक्व हैं, आप इसको समझें। इसका मैं खूब समझ गया हूँ सर, और अब मेरे लिए और कोई आदेश है उनका नहीं। बस ठीक है, मैंने प्रस्थान किया, अपने जनपद आए। वहाँ तो मैंने नहीं किया कुछ वहाँ, क्योंकि वहाँ अगर करता तो शायद एक सीन क्रिएट हो सकता था। पर ये तो सीधे सीधे एक तरह से आदेश था आपको सर कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी आपको मदद करनी है, ये आदेश ही तो था आपको। सरासर आदेश था, और ये चीज़ मेरे लिए भी, मैं एक बहुत असहज हो गया कि ये भी संभव है। जैसे आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ था, शायद आप ही की एज का रहा होऊंगा तब। तो मैंने तब तो कुछ नहीं कहा, मैं आ गया अपने जनपद में। 7, 8, 10 दिन और हमने कागजात तैयार किए, और उसके बाद जिसको कहते हैं कि एक ऐसा फौलादी उनके ऊपर आक्रमण हुआ कि उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। उनका आपसे तो उम्मीद की जाती थी विक्रम सिंह जी कि आप कुछ इसको एक काउंसलिंग करके, परामर्श दे करके एक ठीक रास्ते पे ले आएंगे। सर ये काम मेरा नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, आप लोगों का है। मेरा काम केवल कानून से, वहाँ स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं होता है, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। आईपीसी, सीआरपीसी जो तब तक के लॉस थे, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर इसमें है तो अरेस्ट होना है, इसमें नहीं है तो बेल होनी है, इसमें नहीं तो जेल जाना है। इसमें हमारे हाथ में कोई विवेक नहीं है। पर आपके ऊपर कार्रवाई हुई उसके बाद? हाँ, नहीं, कार्रवाई नहीं, मेरे पे कोई कार्रवाई। हाँ, ये ज़रूर था, मेरा तबादला कर दिया गया। तो तबादले के लिए आईपीएस अफसर को या किसी भी अधिकारी को तबादले से भयाक्रांत क्यों होना चाहिए? जिसको कहते हैं नहीं साहब तबादला हो जाता है, मेरे 18 तबादले हुए, 50 तबादले हुए, तबादला हो तो आपको टीए अलाउंस तो मिला होगा ना, टीए अलाउंस तो मिला होगा ना। आपके सामान ले जाने का आपको अलाउंस सरकार तो देती ही है, तो जाइए वहाँ पे। या आप जो हैं एडिक्टेड हैं एसएसपी बंगलों से, 10 एकड़ के, 20 कार्स के, 50 सुरक्षा कर्मियों के, आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं ना। आपका केवल एक ही एकाधिकार है जो राष्ट्रपति के यहाँ से पहली तारीख को पे चेक आता है, इसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है। पोस्ट न अच्छी होती न बड़ी होती है, लेकिन बहुत जल्द आपका तबादला, कहाँ यंगेस्ट एसएसपी ऑफ इंडिया, और कहाँ मालूम पड़ा कि आपने तो 1.25 साल भी पूरे नहीं किए यहाँ। अब तो क्या 1.25 साल भी मालूम पड़ता है, क्रिकेट की डबल सेंचुरी, तब 1.25 साल थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अच्छा नहीं था। पर सर तबादला वैसे हो तो ठीक है, पर सजा के तौर पर हो, आपको तो सजा दी गई ना एक तरह से। ये आप समझ रहे हैं ना, मैं उसको अलंकरण मानता हूँ और मैं ऐसी सजा का स्वागत करता हूँ, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है इस तरीके का अलंकरण होता। हाँ, अगर मैं सुविधा भोगी होता तो मैं रुक जाता, मैं थोड़ा और अपनी भी व्यवस्था कर लेता, उनकी भी व्यवस्था करता, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक पब्लिक सर्विस, देयर इज़ सेल्फ सर्विस एंड पब्लिक सर्विस। आप समझ रही होंगी, सेल्फ सर्विस भी होती, पब्लिक सर्विस भी होती, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। तो ये कुछ लोग होंगे वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और मुझे लगता है आपकी इस बात के साथ मेरे सारे व्यूवर्स भी होंगे। आज के जो नए पुलिस वाले आपको सुन रहे हैं या जो पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक नसीहत की तरह है जो अभी बात आपने बोली है सर। मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। हाँ प्लीज़ सर।
अभी एक सिपाही एसटीएफ का, आपने उसकी कोठी देखी होगी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में, और उसकी लागत बताई जाती है 7 करोड़ रुपए। एसटीएफ से बर्खास्त शुदा सिपाही। उसी लखनऊ में मेरा भी एक मकान है, बड़े ठाठ से रहता हूँ, बड़े ठसक से रहता हूँ, लेकिन 200 गज का है और आवास विकास का 3 बेडरूम का मकान है अलॉटेड, वो भी मेरे पिताजी का दिया हुआ। वो भी मेरे पिताजी का दिया हुआ कि तुम जिस तरीके का तुम्हारा मन मस्तिष्क है, तुम कहीं तुम्हारा ठौर ठिकाना नहीं रहेगा, तो मैं लखनऊ तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी। लखनऊ के सबसे बड़ा दंड है कि तुम्हें आवास नहीं मिलेगा, तो तुम्हें आवास दे रहा हूँ। कुछ तुम्हारे एफडी करा देता हूँ जिससे कि तुम्हारी कोई मोहताजी ना हो, तुम्हारी श्रीमती जी यानी मेरी पत्नी का नाम लेके कि उसको कोई असुविधा ना हो कि टेम्पो करके जाना पड़े सब्जी और घर का सामान लेने में। ये हर आईपीएस अफसर और हर सरकारी अफसर आता है, उसके सामने ये चयन है कि क्या वो बर्खास्त शुदा एसटीएफ कांस्टेबल बनना चाहता है, अपार वैभव एसयूवीस, या फिर पीके मिश्रा मेरे चीफ सेक्रेटरी थे, बड़े इज्जतदार मेरी तरह, या मेरी तरह 3 बेडरूम के मकान में रहना चाहता रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इज्जत के साथ कहीं भी कोई राजनेता, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री मिलता है। विक्रम सिंह जी, हमें गर्व है आपके ऊपर, आप ऐसे अफसरों की ज़रूरत है। या फिर एसटीएफ के कांस्टेबल की तरह मकान बनाइए, जेल जाइए, और जेल जाने के बाद आपकी संतान आपसे यही कहेगी कि हमें शर्म आती है कि आप मेरे बाप हैं। रही बात इसकी, पीके मिश्रा आईएएस चीफ सेक्रेटरी, उनको भी रिटायरमेंट के 36 साल की ईमानदारी के बाद उनको भी मिला 77 लाख रुपए, और मुझको भी मिला करीब 80 लाख रुपए। बहुत बड़ी रकम थी आज से 15 साल पहले। उनका, विक्रम तुमने तो बहुत बचा लिया, तुमने कभी लोन नहीं लिया? मैंने कभी लोन वगैरह नहीं लिया, इसीलिए कि रिटायरमेंट के बाद इसके सूद से और पेंशन से हमारा गुजारा अच्छा हो जाए। 4 शौर्य पदक मिले तो मेरी पेंशन इनकम टैक्स फ्री है, उसका भी लाभ तो ठीक ठाक है। मेरी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, कोई शौकीनी नहीं है। लेकिन तभी एक आपको याद होगा अब्दुल करीम तेलगी जो था माफिया, और जिसने गवर्नमेंट प्रेस से नकली नोट, तो तरन्नुम एक बार गर्ल थी, उसका नाच देखा, उसको नाच बड़ा पसंद आया, तो एक ही रात में उसके ऊपर सदका उतारा तेलगी ने 85 लाख रुपए। तो ये बात हुई कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई विक्रम सिंह और पीके मिश्रा। तुम 36 साल 3 बार गोली खाने के बाद तुम्हें मिले 75-70 लाख, यहाँ तरन्नुम ने कुछ घंटों में पैदा कर लिए। ये विकल्प हर अफसर के पास है कि उसको पीके मिश्रा बनना है, इज्जतदार बनना है, तरन्नुम बनना है। तो तरन्नुम बनने के भी 99 रास्ते खुले हैं, और एक पतली सी अंधेरी पगडंडी है इसकी, क्योंकि 36 साल बाद परमात्मा हिसाब कर देगा बड़े कायदे से। ठीक बात है, और इसीलिए आपको लोग सलाम करते हैं सर, आपकी लोग इज्जत करते हैं। हम जैसे जब आपका पॉडकास्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन आपसे मिलता है। तो ये सीधा फ़र्क मुझे लगता है हर किसी को दिखाई भी देता है, समझते भी हैं हम लोग। क्योंकि आपने शुरुआत तो पूरी बताई, मैंने जो आपसे पूरा सवाल पूछा था वो ये कि तब के उत्तर प्रदेश और अब में फ़र्क क्या है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि तब अगर आपको किसी बड़े शख्स ने बुला करके ये बोला कि इनकी माफिया की, गैंगस्टर का थोड़ा देख लेना, इनको समझा बुझा देना, क्या ये आज भी होता होगा? क्योंकि जमीन आसमान का। शालिनी, आपके प्रश्न को मैं खूब अच्छी तरह समझ गया। तब ये गरीबों के मसीहा, तब ये जो थे हमारे माननीय प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के बहुत प्रतिष्ठित कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी जाके उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। और जो गया, ये मान के चलिए उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर आप गए आरती का थाल लेकर के त्वमेव माता च पिता, तो कोई बात ही नहीं, आपकी जेबें भी गर्म होंगी और आपका इस्तेकबाल भी होगा। लेकिन अगर आप दूसरी भावना से गए, तो जैसे अतीक ने किया कि एक कांस्टेबल शायद सम्मन लेके गया था, तो उसको जैसे ब्लेड से, कभी मटन शॉप पे अगर आपने देखा होगा जैसे बकरा टंगा रहता है और पानी रिस्क रिस्क के गिरता रहता है कारकेस से, वही हाल उसका किया। अस्तुरे से खुरच करके उसकी खाल उतार करके लोथड़ा फेंक दिया चौराहे पे, और फ़ोन कर दिया कंट्रोल रूम की इसकी लाश पड़ी हुई है, उठा ले जाओ। एक वो दिन था। आज का दिन जो आपने कहा है, ये 3 शब्द मैंने न पहले सुने, और ये संगीत है समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, समस्त भारत की जनता के लिए, और एक नज़ीर है, मिट्टी में मिला दूंगा, जो सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। अब मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आपके जो ट्रोलर्स हैं वो कहेंगे तू बीजेपी का चमचा है, आपके लिए भी, और आप कहो मैं तो चाहता हूं और पानी पी पी के गाली दो। और जब कभी भीड़ वगैरह में जाता था, लोग कहते थे कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, और तुम्हारे के अंदर कितनी बंदूक में कितनी गोली है, तुम चला के दिखाओ। और
कमीज दिखाने के लिए नेता तो फिर जब भीड़ देख लेता है तो उसका भाव भंगिमा अलग हो जाती है, कमीज फाड़ करके देखो चलाओ कितनी गोली है। तो हम लोग कहते थे मान्यवर नेताजी कमीज वगैरह न फाड़ो, ये 303 की सॉलिड बुलेट है, ये तुम्हारी बनियाइन चड्डी छेदती चली जाएगी, 10 लोगों को छेद के चली जाएगी। अपना कल्याण चाहते चुपचाप चले जाओ वरना हो जाएगी तुम्हारी दुर्गत। तो यहाँ पर भी जो आप लोग जो ट्रोलर्स हैं, मैं स्वागत करता हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। तो आप क्या चाहते हैं हम आपके चमचे बन जाए? आप क्या चाहते हैं हम आपके चमचे बने? चमचा न बीजेपी का हूँ, चमचा न किसी और का हूँ। मैं सच्चाई का, जनहित में जो वास्तविक में जनहित की चीज़ है, मैं उस चीज़ का पक्षधर हूँ। और उसके लिए अगर आपकी मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं कितने पालतू जानवर पाल रखे, उस जानवर का नाम मैं नहीं लूँगा, पाल रखे हैं जो कि हुआ करके आपको डिमोरलाइज करते हैं। तो उनकी डिमोरलाइजेशन से आपको हमें डिमोरलाइज थोड़ी होना है। 3 शब्द मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिल भी गए। शायद महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी, मिट्टी में मिल भी गए। और जो नहीं है वो वेटिंग लिस्ट में, उनको भी मालूम है कि उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय है, उनका भविष्य निहायत। तो ये फर्क आ गया पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के। पहले सार्वजनिक मंच पे जाके मुख्यमंत्री अगर अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप नेट पे जाइए, वो फोटो आज भी एक बदनुमा धब्बा है यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर। बिल्कुल आज है क्या? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या समझ रखा है आपने? किसी को अभयदान मिला है, किसी को अभयदान मिला है तेज़ाब फेंकने का, फिक्रे कसने का, बलात्कार करने का, ये अधिकार तो किसी को नहीं है। तो आपने कानून के विपरीत एक इमोरल और इलीगल छूट देने का साहस कैसे किया? ठीक बात। और आज ये है कि अगर यहाँ पर आपने बच्ची को छेड़ा, अगले चौराहे पे यमदूत प्रतीक्षा कर रहा है। लखनऊ में हमने वो तस्वीर भी देखी कि कैसे लड़का और लड़की स्कूटी पे जा रहे हैं, लड़की पीछे बैठी है, उसको छेड़ा गया, सीसीटीवी से फुटेज निकाल करके वो जितने वहाँ पे लड़के मौजूद थे उन सबको पकड़ा गया है सीसीटीवी की मदद से। और पहले ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देती थी। ईव टीजिंग तो सर, क्योंकि मैं खुद बनारस की रहने वाली हूँ, मैंने अपने बचपन में वो चीज़ें देखी और उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है ईव टीजिंग के ऊपर। न सिर्फ मैं, हम जितना भी सर्कल लड़कियों का था, हम सब ने उसे बर्दाश्त किया है। पर आज मैं जाती हूँ तो 12 बजे रात में भी स्कूटी पर लड़कियाँ BHU जा रही हैं, कॉफ़ी पी रही हैं। तो ये तब्दीली यूपी की हर लड़की ने महसूस की है, कम से कम जो 80-90 के दशक की लड़कियां हैं, मैं वो कह सकती हूँ। और जैसे आपने कहा कि ट्रोलर्स का स्वागत है, तो फिर उसी राह पर आगे बढ़ते हुए फिर मैं भी कहती हूँ कि ट्रोलर्स का स्वागत है। और आप एग्जॉस्ट कीजिए अपने को। अरे कुत्तों के भौंकने से कहीं हाथी की चाल में फर्क आता है। डॉग्स बाक, एलिफेंट्स वॉक। मैं भी देखता हूँ कितना भौंकते हो तुम। ठीक बात। लेकिन हम एक चीज उस समय ये जरूर सुनते थे सर कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, तो ये खबरें रहती थी हमेशा कि मायावती की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है, मायावती की सरकार जाते ही एक खास तबके के लोगों को छूट मिल जाती है, एक खास वर्ग के लोगों को छूट मिल जाती है। क्या वो होता था वाकई? बिल्कुल होता था। ये एक कटु सत्य है, ये ऐसा होता था। मैं तो मायावती जी के कार्यकाल में ADG लॉ एंड ऑर्डर भी था, DGP भी था। और मैं ये कह सकता हूँ, लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि उल्लू सीधा करने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे फ्री हैंड था। आप जिसको चाहे बंद करें, जिसको चाहे आप NSA लगाएं और जिसको चाहे आप गैंगस्टर लगाएं, जिसको चाहे प्रॉपर्टी कुर्क करें। एक बार भी, आप तो बेटी की तरह मेरी, एक बार भी जो उन्होंने इंटरफियर किया यहाँ गलत कर दिया। बट टू द कॉन्ट्ररी, अगर उनके पार्टी कार्यकर्ता या मिनिस्टर ने कभी फ़ोन किया तो एक ही बात मुझे कहनी, एक तो कोई करता नहीं था, मुझे एक ही कहना था, आपने मंत्री जी जो बात कही है ये मेरे स्तर की नहीं है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके उनसे अनुमोदन लेना पड़ा। भाई साहब इतनी कृपा कीजिए, एक बात सुन लीजिए, न मैंने आपसे कुछ कहा न आपने कुछ सुना, कृपा करके इस बात को बिल्कुल यहीं पे दफन कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे दहशतज़दा उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते थे कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि किसी मुलजिम को छुड़ाने की बात, मैं कहूँगा मैं मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेकर के इस पर कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बस बात खत्म कर दीजिए, ना मैंने आपसे कुछ निवेदन किया ना आपने कुछ सुना, इतनी कृपा कीजिए। और मैं आ रहा हूँ चाय पीने आपके दफ्तर में। मिनिस्टर कहते थे ADG LO के और DGP के क्या की बात है, आप कष्ट न कीजिए, चाय कभी पी लीजिएगा, लेकिन मैं समझ गया अब इस चीज़ में जो कार्रवाई होगी इसको यहीं पर रहने दें। सबके हक में, जनहित में यही उचित है।
अब अगर वो मायावती का जो शासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको अगर मैं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल से कंपेयर करके आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि अब तो बुलडोजर एक्शन भी दिखाई दे रहा है, उस बुलडोजर एक्शन की कॉपी अलग अलग स्टेट अब तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तुलना अगर मैं आपसे चाहूँ मायावती के शासनकाल और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो वो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि तब अकेला चना भाड़ फोड़ता था, कम लोग ऐसे थे। बुलडोज़र पहली बार यूपी में अतीक के घर पे और अशरफ के घर पे मैंने चलवाया था। जब मैं डीजीपी हुआ था, उसने मदरसे पे कब्ज़ा करने की नीयत से वहाँ की बच्चियों का गैंग रेप किया, कब्ज़ा किया। तो सबसे पहले मैंने कहा आज ये तय हो जाए कि मैं डीजीपी रहूँ या ना रहूँ। आज ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई होनी है कि सबसे पहले इनके कब्ज़े को बुलडोज़र चलवाइए, फिर रासुका लगवाइए अशरफ पे, फिर एनएसए रासुका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट लगवाइए और बाकी समस्त धाराओं के साथ साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि इनको अगर ये जेल हो तो मालूम पड़े कि अब इनका अंतिम संस्कार जो है नमाज जनाजा जेल की सलाह के पीछे हो, इफ़ नॉट डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी तो नहीं थी, मुझे अच्छी लगी कि नमाज जनाजा आपका सलाह के पीछे होगा। लेकिन इत्तेफाक से मुझे पूरा सपोर्ट मिला, मुख्यमंत्री जी का भी सपोर्ट मिला और वो फिर एक प्रैक्टिस बन गई। उसके बाद ये प्रक्रिया ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोग जो होते हैं मारने कूटने की जो बात होती है, ज़रा तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हमारी शोहरत आम अगर ये है कि ये आधा कसाई है आधा इंसान है, तो वो एक तरीके से सुनने में तो बड़ा अनुचित लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हर अपराधी अपनी मुझे कसाई समझे, हर अपराधी मुझे कसाई समझे और हर कानून को मानने वाला मुझे उदास सरल सहृदय इंसान माने। जिस दिन माफिया और बाहुबली मुझे समझ लगे कि साहब बहुत ही नेक दिल, अहिंसक और गांधीवादी व्यक्ति हैं, उस दिन समझ लीजिए कि मैं कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया, मुझे अपना काम आता नहीं है। जिस दिन माफिया कामपोस खा करके सोए मेरे नाम को ले करके, और जिस दिन ये लिख दे माफिया, जो कि सही है, गूगल पे जाइए, कि अगर मेरी मौत होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम, आपकी गाड़ी ठीक दिशा में जा रही है, ठीक दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ किसी लोकप्रियता के या पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं बैठा हूँ। ये अतीक ने कहा था आपके? मुख्तार ने कहा था, हाँ, और इसने भी कहा था, एक दो लोगों ने और भी कहा था कि जेल में सांप निकलवा के डसवा देंगे मुझे। तो मैं वाकई में ईमानदारी से कहता हूँ, मैं सारी एनर्जीज लगाता हूँ। मुझे न पिक्चर का शौक़, न फैशन का शौक़, न नाच गाने का शौक़, न खाने पीने का शौक़। मेरा एक ही शौक़ है कि बदमाश का अंत कैसे कर दूँ, ये मेरा पैशन है। मैं सारी ज़िंदगी सारा अपना सोते जगते मुझे ये है, इसकी महबूबा कौन है, इसके कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये कहाँ ट्रैप हो सकता है, कहाँ एम्बुश हो सकता है। इसीलिए मेरा सक्सेस रेट लगभग 100% है। ठीक बात। क्योंकि मैंने नौकरी की जगह तपस्या की है और जिससे को मैंने मिल गया, फिर उसके बाद हमने कहा तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और जब वो जेल चला गया तो उसने अपने बहुत खुशकिस्मत सत्यनारायण की कथा कराई और ये कहा कि मैं जेल में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ भी विक्रम सिंह कहते हैं सांप निकलना आते हैं और तुम बचोगे नहीं, जेल में सांप भी डस सकता है। तो अब वो तो वक्त की बात थी, लेकिन ये ज़रूर था कि आपको अगर कमर कस ली है आपने, आपका एक काम है और लोकप्रियता लूटना आपका काम नहीं। मैंने यही कहा, लोग अब मास स्केल पे होता है, लेकिन हम लोग फिर चढ़ जाते। हालांकि लोग कहते हैं मानवाधिकार, आपको किसने अधिकार दिया है? अब बच्ची को कोई छेड़ रहा है तो कानून का एक जुमला है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया। 5 शब्द हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट। ये मुनासिब जो लफ्ज़ है ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। मुनासिब ये हो सकता है कि मैंने आपको ऐसे स्पर्श कर दिया, ये भी मुनासिब है। मुनासिब ये है कि फिर हमने महिला पुलिस बुला करके थोड़ी आपकी खातिर कर ली। मुनासिब ये भी है कि जैसे गली में पकड़ करके मार के ज़मीन पे बिछा करके हड्डी पसली एक की दी, उसकी हड्डी टूटने की चरमराहट उसके माँ बाप तक पहुँच जाए। अब वो तो हालात जैसे होते हैं देवता, वैसा होती है पूजा। अब उसके बाद दूसरा है कि साहब हमारे ऊपर कातिलाना हमला किया और हमने भी अपनी और दूसरों की आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया और वो मारा गया, तो हम तुरंत अस्पताल ले गए, वहाँ पे ब्रॉड डेड मृत लाया गया। ये भी संभव है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्ची ने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी होती, जब मैं जाती हूँ स्कूटी पे, पीछे से 4 लड़के स्कूटी पे आते हैं, तो एसओ को फ़ोन किया। ये चीज़ें मैं खुद देखता था, एक लतीफ़ा आपको इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, भाई दरोगा जी आपके इलाके में ये हो रहा है, ये आपको मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, मुझे सख्त एलर्जी है इस क्राइम से।
बराए करम आप इसको देख लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सरकार हो जाएगा, हमारे ना तो कहा नहीं जाता है। तो दरोगा जी ने कहा कि मैंने फ़ोन किया, मेरी एक आदत थी कि मैं फॉलोअप करता था। दरोगा जी ये काम हो गया? कि जी सरकार हो गया। मैंने बुला करके उसको बहुत ज़्यादा उसको टाइट कर दिया। हमने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने बच्ची को फ़ोन किया, बेटा 2 दिन बाद, क्योंकि सर कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ तुम एक बार, या पापा तुम ना भी आओ, पापा मम्मी आ जाएं या कोई पापा आ जाए तुम्हारे, दरोगा जी आप भी आ जाइएगा। और दरोगा जी वो मैं चाहता हूँ मुलजिम साथ लेकर के आप आए। ये कौन से सन की बात है? इतनी हिम्मत लड़की में। हाँ, मैं तो जानना चाहती हूँ कि 1990। ओके। मेरी लड़कियों को तो हिम्मत देगी अगर आपके अंदर, शालिनी आप एक बच्ची हैं, आपके अंदर अगर ये वाइब आ रहा है कि आपके सामने जो बैठा है वो आपके पिता की तरह है और वो आपके साथ हिंसा नहीं करेगा, तो आप दिल खोल के बात करेंगे। बिल्कुल। और अगर आपकी मेरी आंखों में कोई बेहयाई है तो ये मान के चलिए कोई बच्ची, क्या घर की बच्चियां भी आपके पास नहीं आएंगी। ठीक बात। तो बच्ची अपने तो नहीं आई, लेकिन उसके पापा आए, दरोगा जी मुलजिम का, अच्छा खासा इठलाते बल खाते हुए, कान तक जुल्फें, एक कान में बुंदा, आंख में सुरमा, काली टी शर्ट 3 बटन खुले हुए, चुस्त जीन्स। देखा ये मुलजिम है या कोई फिल्मी एक्स्ट्रा है? हुजूर ये वही लड़का है, इसकी मैंने बड़ी खातिर की है। कि बड़ी खातिर करने के बाद तो ये इसका अंजाम है। जरा मैं चाहूँगा नमूना दिखाइए आपने क्या किया था। तो होली में जैसे साली जीजा को चंटी मारती है, ये हल्के सी, तो उनका 1-2 चंटी दरोगा जी ने उसको मारी। तो मैं अपनी सीट से उठा, जो मैं कह रहा हूँ वो इल्लीगल भी है, इमोरल भी है, और मेरा एडवाइस है कोई करने की कोशिश भी ना करे। लेकिन मैं आपे से बाहर हो गया, मैंने वो काम किया क्योंकि मैं बिल्कुल तन बदन में मेरे आग लग चुकी थी। लेकिन लड़की छेड़ी जा रही है, अपने बॉस के कहने के बावजूद तुम उसको चंटी मार रहे हो। अब मैं बताता हूँ कैसे खातिर की जाती है। तुम टेनिस खेलती हो, टेनिस में होता है बैकहैंड, हाथ पीछे जाता है हिप की तरह, और पूरी बॉडी की ताकत के साथ, यही नहीं कि पूरी बॉडी की ताकत के साथ फॉलो थ्रू जाता है, ऐसे समझ रही हो। 1 या 2 बार जब आपने घुमा करके मैंने दरोगा जी को मारा एक कस के, तो दरोगा जी का एक दांत बाहर आ गया, मुंह से खून निकलने लगा। दरोगा जी थप्पड़ मारना इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन। और आप में लगता है कि वो किलर इंस्टिंक्ट आपका मर चुका है। क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ सेवा आप कर देंगे? अब उसके बाद तो दरोगा जी में 4 यमराज का ताकत आई और उन्होंने जो चढ़ना शुरू किया, तो मैं तो खैर 1-2 वॉशरूम चला गया। हमने कहा पहले थोड़ा हो जाने दो। वॉशरूम से जब लौट के आया तो उनकी जो कपड़े फटे हुए, तो ठीक है मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, आपने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अधिकारी की आंख और चेहरा पढ़ करके करिए जो आपसे कहा जाता है। मैं आपसे कोई तोहफा नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे किसी तरह की कोई सेवा, लेकिन अगर आपके इलाके में बच्चियाँ असुरक्षित हैं, ये मान के चलिए आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। मैं आपकी सर्विस को, करियर को, दोनों को मिटा दूंगा। एक सवाल जो मेरे मन में जब आप पिछला जवाब दे रहे थे उससे आया कि पहला बुलडोज़र आपके कहने पर अतीक के अड्डे पर चला और वो मायावती सरकार का समय था। अब समझना मैं ये चाहती हूँ कि बुलडोज़र अगर मायावती के समय से चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोज़र क्यों कहा गया? वो बाबा बुलडोज़र कैसे बन गए? वो इसलिए बन गए क्योंकि वो सेलेक्टिव था, बहुत सेलेक्टिव था। आप एक यूनिवर्सल हो गया, जो 4 प्रसाद होते थे सत्यनारायण कथा में, तो वैसे जो आवाहन गणेश जी का होता है, अब कहीं भी बाहुबली मिल जाए, छेड़खानी मिल जाए, अतिक्रमण मिल जाए, तो बुलडोज़र एक बहुत कारगर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। आपने एक प्रयोग शुरू किया, प्रयोग का टेस्ट रन होता है, पहले ड्राई रन, फिर टेस्ट रन, और टेस्ट रन के बाद उसको कहते हैं कि हाँ अब ये सेटिस्फैक्ट्री है, अब इसका इस्तेमाल। कालांतर में किसी भी विचार की, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ सबसे पावरफुल होती है जिसका समय आ गया। आज बुलडोज़र को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ा कारगर है। आपने देखा वही जो आपको ट्रोल करते हैं, बुलडोज़र बड़ा अन्याय हो रहा है, बुलडोज़र बड़ा अन्याय हो रहा है, वही भौंकने का काम, वही चीखने चिल्लाने का काम, वही हुआ। आप हर कोर्ट में गए और एक कोर्स को छोड़ के हर जगह आप निराश होकर के आए। बुलडोज़र चलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और संबंधित विभागों के अनुमोदन पर, पुलिस नहीं चलवाती है।
अगर जंगलात विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण है, रेलवे की ज़मीन पे है या किसी भी विभाग के, तो वो पहले नोटिस दे करके फिर बोल चलाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक रूमर मंगरिंग होती है कि साहब नोटिस नहीं दी, हमको मौका नहीं दिया गया, हमारे साथ आईन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आईन के ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। आँख के अंधे नाम नैनसुख, जरा देखोगे नोटिस 4 बार चिपका चुके तुम्हारे दरवाजे पे, अब तो पढ़ो ना या फाड़ के फेंक दो, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन जो होशियार अधिकारी होते हैं वो चारों चीज़ें करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, चस्पा और हर तरीके से, और फिर डुगडुगू भी पिटवा देते हैं, उसका वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो वो भी जो है तर्क खत्म हो गया कि हमें तो सूचित ही नहीं किया, आपका लिफाफा आया था लेकिन जब हमने फाड़ के उसको खोला तो उसमें कुछ था ही नहीं। तमाम उसके जो तर्क लोग देने के तैयार हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा आईन लेकर के लोग पहुँच जाते हैं, या इन्हीं ट्रोलर्स का आपने जिक्र किया। अतीक का बेटा असद जब मारा गया था उस समय भी एक ख़ास वर्ग ने कहा था कि असद को इनकाउंटर जो हुआ है वो झूठी बात बताई जा रही है, टायर के निशान नहीं है वहां पे, बाइक उस ढंग से नहीं पलटी जैसे बिल्कुल, पलटी बिल्कुल। जानी चाहिए थी। चप्पल में क्यों गए थे पुलिस वाले? हाँ, बिल्कुल। चप्पल में क्यों गए थे? सबसे पहले तो ये थे, पहले तो मैं पूछूंगा कि तुम्हें असद से बड़ी हमदर्दी है तो क्यों है हमदर्दी, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये थी, इसको मैं थोड़ा और पहले ले जाता हूँ, जब मैं डीजीपी था, जब ये कार्रवाई बुलडोज़र की और इनके अशरफ के ऊपर हुई, तो शाइस्ता परवीन जो इनकी बेगम थी अतीक की, तो उन्होंने टाइम लिया मिलने के लिए। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, वो अपने बेटे को लेके आए थे, इसी असद को लेकर के आए थे। तब बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था, इतना बड़ा। तो वो जब बातचीत करनी थी तो हमने कहा ठीक है, तुम बेटा कुछ ऐसी बात है, तुम जरा दूर बैठो, क्योंकि डीजी ऑफिस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पीछे बैठो, तुम्हारे घर से चॉकलेट और कुछ बच्चों की कॉमिक्स वगैरह में तुम इसको पढ़ो। तो शाइस्ता ने कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं बेवा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहूँगा आप या कोई और बेवा बने, लेकिन आपके बारे में इसका फैसला आपके शौहर को लेना होगा। मेरे लाख चाहने के बावजूद अगर उसने खिदमत का मौका दिया तो मान के चलिए बेटे, मैं मायूस नहीं करता हूँ, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा तबर्रुक मैं दूंगा ज़रूर। तबर्रुक कहते हैं प्रसाद को, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा। अब आप अपने शौहर को समझा दीजिए कि मुझे खिदमत का मौका न दें। असद की तालीम और तरबियत पे गौर फरमाएं, और बड़ा प्यारा बच्चा है, आगे चल करके आपका नाम रोशन कर सकता है। लेकिन ये तो नाम रोशन किया। अब इनकाउंटर पे बात आ दें। हाँ। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने इनकाउंटर मैंने किए हैं आपको ढूंढना मुश्किल होगा कि इससे ज़्यादा इनकाउंटर किसी ने किए हैं। और लोग ये पूछते हैं कि साहब आप चप्पल पहन के, तो मैंने भी किया। अब अगर मेरे पास मैं खाना खा रहा हूँ बच्चों के साथ, मान लीजिए यही मौसम, बच्चे घर आए हुए हैं और खबर आई कि साहब बदमाशों ने थाने पर हमला कर दिया, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं जैसे बैठा हूँ वैसे ही अपनी, क्योंकि हमारी कार में हमेशा 500 राउंड और 2 हथियार हमेशा तैयार रहते थे, और एक गाड़ी में QRT तैयार रहती थी, 6-7 कमांडोज हमेशा। इसीलिए जब ऐसी इत्तला है। दूसरा तरीका ये है कि अब मैं जा कर के पहले स्नान ढीला करूँ 15 मिनट, उसके बाद ठीक से कपड़ा पहनूं, उसके बाद शीशे के सामने जाके लेफ़्ट प्रोफाइल देखूं, बाया प्रोफाइल देखूं, कलोन लगा लूं कि मैं एनकाउंटर में जा रहा हूं या मैं जा रहा हूं किसी पार्टी में, और उसके बाद मैं और थोड़ी पूजा कर लूं। ये मान के चलिए कोई बदमाश आपको इतनी मोहलत देगा नहीं, और ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं। अगर घटना के 30 सेकंड के अंदर आप घर से निकल नहीं गए तो मैं मान लूँगा कि आप हैं अव्वल दर्जे के बुज़दिल और कायर, एंड यू आर वेस्टिंग टाइम। Within 30 seconds you should be in your car and you should be car bound and let me know that you are car bound. और मैं तो कार बाउंड हो ही गया हूँ। जब मैं कार बाउंड वरिष्ठ अफसर हो रहा है, बताइए डिप्टी साहब आप कहाँ हैं, दरोगा जी आप कहाँ हैं, QRT कहाँ, सब लोग बताते हैं, मैं मौके पे आ गया हूँ। तो जैसे मैं लेट लतीफ़ों को वहाँ हर जगह कहता हूँ, मैं वहाँ भी कहता हूँ कि यू शुड बी ashamed of yourself that your boss is here and you're coming after 15 minutes. Do you want me to serve your lunch here or are you here you've come here for operations? अब यहाँ पर वहाँ पर जिस हाल में हूँ, चप्पल में हूँ, बुश शर्ट में हूँ, हाफ स्लीव और बैगीज पहने हो, फ़ोटो देख लीजिएगा, कानपुर के दंगों में यही फ़ोटो थी। क्योंकि अगर आपको रिस्पांस टाइम कम करना है तो आप जिस हालत में हैं आप वहीं पहुँचेंगे। दूसरा होता है कैमोफ्लेजिंग, जैसा होता है परिवेश, परिदृश्य और पस मंज़र, उसी के अनुरूप आपके कपड़े होने चाहिए। अगर जंगल है, खड़ा गेहूं का खेत है, तो आपको अपने भूरे कपड़े पहनने चाहिए।
अपने वर्दी के जो मेटालिक पार्ट्स हैं जो चेहरे पे हैं और रैंक्स, या तो उन पे मिट्टी लगा दीजिए और या फिर उसको ढक दीजिए या उतार दीजिए, जिससे कि आप जाएं तो उसकी चमक से, ये सूरज की रोशनी से चमकेंगे तो बदमाश और दुश्मन और टेररिस्ट खास तौर पे ट्रेंड होते हैं फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स में, वो आपको निशाना बना देंगे। तो ये तो चीज़ बताई ही जाती है। रही चप्पल की बात, मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द इनकाउंटर यू शुड क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट के लिए हम मोहताजी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी आलोचना करें, हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमने गलती की है जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाए, जो कि लिखवाया गया है। हाँ। लिखवाया भी गया कई बार, लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है शालिनी। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी। जी ठीक बात। मैं कुछ और आपसे बात शेयर करूं। साबरमती जेल से अतीक को जब लाया गया था प्रयागराज तक, उस समय भी ये हो रहा था कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, अतीक की गाड़ी पलटेगी। और मैं आपको बताऊं सर, अतीक की गाड़ी पलटेगी ये अंदेशा तो था लोगों को, लेकिन वो चाहते भी थे कि अतीक की गाड़ी पलट जाए। जनमानस की ये भावना थी। बहरहाल अतीक की गाड़ी पलटी नहीं। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ का राज नहीं होता तो क्या जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, वो क्या हो पाता? सबसे पहली चीज तो क्या, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? क्या किसी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है? हार्ट अटैक हुआ, मर गया, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा। एक सामान्य हार्ट अटैक को आप क्या समझते हैं कि उसकी हत्या की गई, ये अननेचुरल डेथ थी? हरगिज नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, किसी में कहीं एक चीज पुलिस प्रशासन या जेल प्रशासन के ऊपर किसी ने उंगली। लेकिन हमारे यहाँ जो इको चेंबर है, अरे साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ, हमारे हुकूक के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितना खून पी के वो बैठे हुए थे और कहीं किसी देश में करके देखते, उनको एक नज़ीर कायम हो जाती। अमेरिका में किया होता तो 200 साल की सज़ा होती। ये तो हुई मुख्तार अंसारी की बात। अब आपने कहा कि क्या अतीक की गाड़ी नहीं पलटती, तो क्या अब अतीक का, क्योंकि जितनी सज़ा आज मिल रही है, क्योंकि आपने ये जो चीज़ें कम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में प्रशांत कुमार के टाइम से और राजीव जो मौजूदा डीजी हैं, कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। और एक एक आदमी को अगर 25-25 साल की सज़ा हो रही है और एक मुकदमे में नहीं कई मुकदमे में, तो दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप निर्वाचन के लिए अब आप बेकार हो गए हैं। अब नेता का अगर निर्वाचन के लिए दीवार हो गया तो यही मान लीजिए कि उसके एक तरीके से आप ये मान लीजिए इमैस्कुलेशन हो गया, या आप ये मान लीजिए कि जिसको कहते हैं कि कई जगह जहाँ बलात्कार की सज़ा होती ख़त्म हो गया आप। तीसरी चीज़, अगर औसत उम्र 50 साल है, 25-30 साल की सज़ा हो गई, तो वैसे भी जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो आप कर क्या लेंगे? ठीक बात। तो ठीक है, खलीफा की तरह आप राय मशवरा दे सकते हैं, लोगों को लड़ा सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों के बाद आप देखते हैं कि कन्विक्शंस जो हो रहे हैं, इनका अधिक, मैं कन्विंस्ड हूँ कि इतने ज़्यादा विटनेसेस आ जाते कि इनको कहीं कुछ नहीं तो 25-30 साल की सज़ा गारंटीड थी। वो पहले हो क्यों नहीं पाता था फिर? पहले 11 हाई कोर्ट के जजेस ने कह दिया हम अतीक का मुकदमा नहीं सुनेंगे। एक ज़िले में जहाँ निरुद्ध थे, वहाँ के डीएमएसपी ने कहा कि हमारी जान की असुरक्षा है, हमारा इस ज़िले से तबादला कर दिया जाए। और जिस तरीके का उसका खौफ था और जिस तरीके की उसकी रिश्वत देने की कैपेसिटी थी, वो तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए ये नहीं हो पाया। फाइलें गायब करा देना, मुकदमे के ट्रायल के पहले गवाहों की हत्या करा देना, गवाहों को हॉस्टाइल कर देना, यानी पक्षद्रोही बना देना, उनसे शपथ पत्र दिलवा देना, इसीलिए कोई मुकदमा तो छोड़ दीजिए। जब हाई कोर्ट के जजेस ट्रायल लेने को तैयार नहीं है, आप समझ सकती हैं कि कैसा इकोसिस्टम अतीक ने अपने बारे में तैयार कर लिया था। ये तो अतीक की बात है। मैंने मुख्तार अंसारी के केस में सुना है कि शायद जेल में बाकायदा तालाब बनवाया गया था कि वो ताज़ी मछलियाँ उन्हें मिल सके, बैडमिंटन कोर्ट उनके लिए बनवाया गया था, जेल में ही जो पुलिसकर्मी रहते थे वो उनके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। तो ये भी कहानियाँ हैं या सच बात है? शालिनी जी, आपकी कहानी में थोड़ा सा अर्ध सत्य है। आप तो बनारस की हैं। नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड बनारस में जो हुआ था, अपहरण भी किया, शायद वो विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी भी था, अपहरण भी हुआ, पैसे भी लिए और उसके बाद हत्या भी कर दी बड़े निर्मम तरीके से। जो घटनाक्रम आप बता रही हैं वो गाज़ीपुर जेल का है। गाज़ीपुर जेल में जब था तो तालाब बनवाया गया कि भाई को अगर ताज़ी मछली की ज़रूरत पड़े, रोहू, महाशेर, टेंगन, तो तुरंत पकड़ करके भाई को पेश किया जाए। बैडमिंटन कोर्ट, खैर
रिक्रिएशन ज़रूरी है कैदियों के लिए, लेकिन रिक्रिएशन अगर ये ज़रूरी है कि जेल के अधिकारी कर्मचारी ही, तो छोड़ दीजिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोज़ जा करके अपने को बैडमिंटन की स्किल इंप्रूव करें। मुख्तार के साथ जो खेल रहे, जबकि उसको अछूत की तरह ट्रीट करना चाहिए था, अनटचेबल की तरह। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सभ्य भाषा में इस्तेमाल नहीं, लेकिन अपराधियों के बारे में कहा जाता है कि अधिकारियों को इनको अछूत और अनटचेबल की तरह, इनसे कोई संपर्क और संबंध नहीं। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बैडमिंटन खेलेगा तो पूरे ज़िले में और जेल में क्या संदेश जाएगा? यही किसी की हिम्मत नहीं कि भाई के किसी हुक्म पर, वो तो दरबार लगा रहा है, और किसी जेल कर्मी की हिम्मत नहीं कि सामने से गुजर जाए। वो बादशाह सलामत ज़िले सुबहानी बैठ करके जो अपना तख्त ताउस पर जो फैसला दे रहे थे मूँछों पर दाव दे करके, वो भी दुर्दिन मैंने सुना है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात की है कि IAS IPS अफसर कब से इन अपराधियों के टुकड़ों के मोहताज हो गए।